हेलो एवरीवन, आप सभी का एडीज क्लासेस में स्वागत है। हम लोगों ने पिछली क्लास में रे ऑप्टिक्स में रिफ्लेक्शन थ्रू प्लेन मिरर डिस्कस किया था। आज हम लोगों को आगे स्टार्ट करना है। एनालॉग क्लॉक को अगर हम लोग प्लेन मिरर के सामने पुट करेंगे, रखेंगे ना, तो वो कैसे बिहेव करेगा, उसका इमेज वगैरह कैसे होगा, एक बार हम लोग जानना चाहते हैं। यानी हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, एनालॉग क्लॉक एंड प्लेन मिरर। एनालॉग क्लॉक क्या होता है? एक ऐसा सर्कुलर क्लॉक जिसमें मिनट, आवर और सेकंड का निडल यानी सुई लगी हो, तो ऐसे क्लॉक को हम लोग एनालॉग क्लॉक कहते हैं। और अगर एनालॉग क्लॉक अननंबर्ड हो, उस पर नंबरिंग ना की गई हो 1 2 3 4 11 12, तो हम लोग क्या उसको प्लेन मिरर के सामने रखकर उसके इमेज का पोजीशन वगैरह जानना चाहते हैं। यानी जैसे मैं कहूँ हमारे पास में एक प्लेन मिरर है, इस प्लेन मिरर के सामने मैंने एक एनालॉग क्लॉक रखा है, सर्कुलर डायल है इसका। यानी यहाँ पर अगर मैं नंबर लिखे नहीं है लेकिन मैं फिर भी दिखा देता हूँ, 12 6 यहाँ 3 होगा, यहाँ 9। जरा बताना, इस एनालॉग क्लॉक का अगर मैं रीडिंग इमेज बनाऊंगा तो डायल हमारा सर्कुलर है, तो इमेज में भी क्लॉक का डायल कैसा दिखेगा? सर्कुलर ही दिखेगा। अगर हमारे क्लॉक में क्लॉक का निडल 12 पे है, तो इमेज का भी निडल कहाँ पर आएगा? 12 पर ही आने वाला है। ये नंबरिंग लिखा नहीं है, इस बात का ध्यान देना। अगर मैं कहूँ हमारे क्लॉक का निडल 3 पे है, तो जरा बताना इमेज का निडल कहाँ आएगा? तो तुम कहोगे सर इमेज का निडल 9 पे आ रहा होगा। ये सब पढ़ चुके हैं ना। अगर मैं कहूँ हमारे क्लॉक का निडल 9 पे है, तो इमेज का निडल कहाँ पर आ जाएगा? 3 पे। ये हमने पढ़ा हुआ। यानी अब मैं चाहता क्या हूँ ना, बेसिकली कोई ऐसा फार्मूला दे दूँ जिससे एनालॉग क्लॉक का रीडिंग पता हो, तो उसकी इमेज का रीडिंग अपने आप निकल कर आ जाए। तो उसको लेकर मैं सिर्फ एक लाइन बोलता हूँ, उसी पे सारे फार्मूले बन जाएंगे। क्या? एनालॉग क्लॉक की रीडिंग को अगर मैं 12 आवर से माइनस कर दूँ ना, तो एनालॉग क्लॉक के प्लेन मिरर में जो इमेज बनेगा उस इमेज की रीडिंग निकल कर आ जाएगी। क्या करना है? एनालॉग क्लॉक का जो एक्चुअल रीडिंग है ना टाइम का, आवर मिनट सेकंड सारे नीडल हो, तब भी उस रीडिंग को 12 आवर से माइनस कर देना, तो जो इमेज आएगा ना उसकी रीडिंग अपने आप निकल कर आ जाती है। मान लिया हमारे पास सिर्फ आवर की रीडिंग दी गई है, तो रीडिंग ऑफ इमेज क्या होगा? तो रीडिंग ऑफ इमेज में बता रहा हूँ होगा, जो भी क्लॉक का रीडिंग है ना उसको तुम 12 आवर से माइनस कर देना। यानी आवर की रीडिंग को माइनस करना। मान लिया हमारा आंसर एक्स एक्स करके आ गया। अगर हमारे पास में एनालॉग क्लॉक में आवर और मिनट दोनों की रीडिंग दी गई है, तो हम लोग क्या करेंगे? तो रीडिंग ऑफ इमेज हमारा क्लॉक का बनेगा, रीडिंग ऑफ इमेज हमारा बनकर आएगा 12 आवर को मैं 11 आवर और 1 आवर में कितने मिनट, 60 मिनट से माइनस कर दूं। अपने जो क्लॉक की रीडिंग है आवर में से आवर को, मिनट की रीडिंग को मिनट से माइनस करूंगा। मान लिया हमारा आंसर एक्स एक्स वाई वाई बनकर आ गया कुछ। अगर हमारे एनालॉग क्लॉक में आवर, मिनट और सेकंड तीनों की रीडिंग दी गई है, तो इफेक्टिवली किससे माइनस करना है? 12 आवर से। तो रीडिंग ऑफ इमेज हमारा बनकर आ जाएगा 11 आवर 59 मिनट और 1 मिनट में कितना, 60 सेकंड। इसको माइनस कर देना 11 आवर में आवर की रीडिंग को, 59 मिनट में मिनट की रीडिंग को, और 60 सेकंड में सेकंड की रीडिंग को माइनस करना। ऐसे फाइनली कुछ एक्स एक्स वाई वाई और जेड जेड हमारे इमेज की रीडिंग निकल कर आ जाएगी। मैंने क्या कहा? एनालॉग क्लॉक का अगर रीडिंग निकालना होगा ना, 12 आवर से माइनस इफेक्टिवली कर देना, अपने आप इमेज की रीडिंग एनालॉग क्लॉक के निकल कर आ जाएगा। इस पे एक छोटा सा न्यूमेरिकल होगा, हम लोग ट्राई करके देखते हैं क्या सवाल। क्वेश्चन पे ध्यान देना। क्या है? एन अननंबर्ड वॉल क्लॉक शोज टाइम। क्या कह रहा है? एक अननंबर्ड वॉल क्लॉक है जो कितना टाइम शो करता है, यानी रीडिंग ऑफ क्लॉक कितना है? अगर मैं लिखूं हमारे क्लॉक की रीडिंग कितनी है, 4 आवर 25 मिनट 37 सेकेंड। वेयर फर्स्ट टर्म रिप्रेजेंट आवर, फर्स्ट टर्म आवर को रिप्रेजेंट कर रहा है, सेकेंड टर्म मिनट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और एंड थर्ड टर्म रिप्रेजेंट सेकेंड। व्हाट विल बी द टाइम ऑफ इट्स इमेज इन अ प्लेन मिरर? क्या कह रहा है? अगर इस क्लॉक को प्लेन मिरर के सामने रखा जाए, तो प्लेन मिरर के सामने इमेज की रीडिंग क्या होगी? तो जरा बताना, अभी फार्मूला मैंने बताया है ना, रीडिंग ऑफ इमेज का फार्मूला होता है, रीडिंग ऑफ इमेज का फार्मूला होता है हमारा 11 आवर 59 मिनट 60 सेकंड में रीडिंग ऑफ क्लॉक को माइनस करते हैं 4 आवर
25 मिनट 37 सेकेंड को माइनस करूं तो देखो फाइनली क्या बनकर आएगा। 10 माइनस 7 3, 5 माइनस 3 2, 9 माइनस 5 4, 5 माइनस 2 3, 11 माइनस 4 7। तो हमारे रीडिंग ऑफ इमेज बनकर आ जाएगा 7 आवर 34 मिनट 23 सेकेंड, ये बनकर आ जाएगा। ठीक है ना, यानी जो भी क्लॉक का रीडिंग दिया गया है उसको 12 आवर से माइनस कर देंगे तो हमारे एनालॉग क्लॉक के इमेज का रीडिंग निकल कर आ जाएगा, जो कि हमारे प्लेन मिरर के सामने रखा गया है। अब आगे बढ़े, देखिए क्या है। अब कुछ क्वेश्चन हमारे पास में हैं, ये क्वेश्चन हम लोग ट्राई करते हैं। क्या है, फाइंड आउट कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज। हमारे पास में ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, ऑब्जेक्ट हमारा ओरिजिन से 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर एक्स एक्सिस पे रखा गया है। हमारा प्लेन मिरर एक्स एक्सिस से 45 डिग्री पे रखा हुआ है, यानी इफेक्टिवली अगर मैं ऑब्जेक्ट का कोऑर्डिनेट लिखना चाहूँ तो है 10, 0। तो मैं किसका कोऑर्डिनेट पूछा हुआ हूँ, फाइंड आउट कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज। इमेज कहाँ बनेगा और उसका मुझे क्या निकालना है, कोऑर्डिनेट निकालना है। सुनते रहना। अगर तुम्हें पिछला लेक्चर याद हो ना, जब मैंने रिजल्ट बताया तो मैंने कहा था ऑब्जेक्ट और मिरर मिलके जो ट्राइंगल बना रहे थे, इमेज और मिरर मिरर मिलके जो ट्राइंगल बना रहे थे, दोनों कॉन्करेंट थे। उसी के बेसिस पर हमने कुछ रिजल्ट लिखा हुआ, उसी पे ये सवाल है, देखते रहना। हमें ये पता है ना, हमने एक रिजल्ट पढ़ा था, ऑब्जेक्ट और इमेज को ज्वाइन करने वाला लाइन मिरर के हमेशा क्या रहता है, परपेंडिकुलर रहेगा ना। तो अगर मुझे इमेज पता करना है कहाँ बनेगा, तो उसके लिए मैं कह रहा हूँ ऑब्जेक्ट से तुम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना, किस पे, मिरर पे, और फिर इसी परपेंडिकुलर को आगे एक्सटेंड कर देना। अब इतना मैं कंफर्म हो चुका हूं ना, मिरर के ऊपर इसी रेड लाइन पर कहीं ना कहीं हमारे इमेज का फॉर्मेशन हो रहा होगा। तो पहली बात ये पता चला, इमेज हमारा इसी लाइन पे कहीं आगे बन रहा होगा। आगे देखना, फिर हमने ये पढ़ा था मिरर वाला लाइन और मिरर ऑब्जेक्ट के साथ जो ट्राइंगल बना था, ऊपर वाला ट्राइंगल इमेज के साथ वाला ट्राइंगल क्या रहता, कॉन्करेंट। यानी इसको मैं ऐसे बोल रहा हूं ना, हमारा ऑब्जेक्ट वाला लाइन मिरर से जितने एंगल पर है ना, इमेज वाला लाइन भी मिरर से सेम एंगल पर रहेगा। तो अगर ऑब्जेक्ट वाला लाइन मिरर से 45 डिग्री पर है तो इमेज वाला लाइन भी मिरर से कितने डिग्री पर होगा, 45 डिग्री। अब यहां से क्या पता चला, यानी अगर ऑब्जेक्ट एक्स एक्सिस पर है तो कंफर्म इमेज कहां पर रहेगा, वाई एक्सिस पे। तुम अगर ध्यान से सुन रहे हो, दो बातें मैंने कहा, एक तो मैं कह रहा हूँ इमेज हमारा इस रेड लाइन पर होगा, दूसरा मैं कह रहा हूँ इमेज हमारा इस वाई एक्सिस पर बनेगा। तो एक्चुअल में इमेज कहाँ बन रहा होगा, इन दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट पे यहाँ हमारे इमेज का फॉर्मेशन हो रहा होगा। अब अगर इमेज यहाँ बने तो हमें इस इमेज का कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है। अब जरा ध्यान देना, हमने एक बात और पढ़ा था, मिरर से कितने भी एंगल पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो या कोई भी डिस्टेंस हो ना, मिरर से जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है, मिरर से इमेज का डिस्टेंस हमेशा क्या रहेगा, सेम। तो अगर मिरर के यानी ओरिजिन से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर है तो ओरिजिन से ही इमेज का डिस्टेंस भी कितना निकल कर आ जाएगा, 10 सेंटीमीटर। हमें क्या बताना है, कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज। कोऑर्डिनेट लिखते कैसे हैं, एक्स वैल्यू लिख दो, वाई लिख दो। तुम कहोगे सर इमेज वाई एक्सिस पर है तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट 0, वाई कोऑर्डिनेट कितना, वाई एक्सिस ऊपर पॉजिटिव होता है, तो इमेज का कोऑर्डिनेट बनकर आ जाएगा 0, 10 सेंटीमीटर। इस तरीके से हमने एक ये सवाल किया है। ये अगर हो गया तो आगे हम लोग बढ़ते हैं, देखते क्या है ना। ऐसा ही अगला सवाल भी है, सिर्फ मैंने एंगल चेंज किया और कुछ भी नहीं। हमें बताना क्या है, कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज कैलकुलेट करना है। ध्यान देना, मैंने क्या कहा, कभी भी कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज निकालना हो तो पहले इमेज का पोजीशन निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, ऑब्जेक्ट से एक परपेंडिकुलर लाइन में ड्रॉ करता हूं इमेज पे, मिरर पे, इसी परपेंडिकुलर लाइन को आगे एक्सटेंड कर दूं तो मैं ये कह सकता हूं इसी लाइन पे हमारा इमेज कहीं ना कहीं बन रहा होगा। अगला रिजल्ट हमें क्या पता है, अगर ऑब्जेक्ट वाला लाइन मिरर से 30 डिग्री पर है ना, तो इमेज वाला लाइन भी मिरर से कितने पर होगा, 30। अब अगर ये 30, ये पूरा 60 ना, पर हमें पता इमेज कितने पर होगा, 30 पे मिरर से, यानी ये एंगल कितना, 30। अब इन दोनों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, यही हमारा किसका फॉर्मेशन हो रहा होगा, इमेज का फॉर्मेशन हो रहा होगा। अब जरा ध्यान देना, ओरिजिन से जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है वही ओरिजिन से हमारे इमेज का डिस्टेंस, यानी लेंथ भी कितना आ गया है, 10 सेंटीमीटर बनकर आई है। एंगल कितना, 90। हमें इमेज का क्या करना, कोऑर्डिनेट निकालना है ना। देखो मैं इमेज का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए डायग्राम एक बार दोबारा से बनाता हूँ। ये हमारे पास में एक्स और वाई एक्सिस है, इमेज हमारा ऐसे किसी लाइन पर यहाँ कहीं इमेज है, ये डिस्टेंस ओरिजिन से 10 सेंटीमीटर है। जरा बताना इमेज वाला लाइन एक्स एक्सिस से कितना एंगल बनाता है, 30 + 30, यानी ये टोटल एंगल कितना आ जाएगा, 60।
कोऑर्डिनेट अगर लिखना है ना तो ये एक्स कोऑर्डिनेट होगा और ये वाई कोऑर्डिनेट होगा, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट निकालना है। तुम कहोगे सर ट्राइंगल के एंगल के सामने परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनियस और ये बेस, एक तो हमें बेस निकालना है, परपेंडिकुलर निकालना है। बेस अगर निकालना है तो ट्राइंगल में क्या लिख देना, कॉस, कॉस का फार्मूला क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, कॉस 60 होता 1/2, 5 जा, सॉल्व करके एक्स हमारा कितना बनकर आ गया 5 सेंटीमीटर। इसी तरह इसी ट्राइंगल में अगर मैं साइन 60 लिखूं तो साइन 60 क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, साइन 60 होता कितना है √3/2, 5 जा, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो y हमारा निकल कर आ गया 5√3 सेंटीमीटर। और ध्यान से देखें तो इमेज हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट में x और y क्वाड्रेंट दोनों ही क्या रहते हैं, पॉजिटिव, तो हमारा कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज बनकर आ गया है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में x और y कोऑर्डिनेट दोनों पॉजिटिव होगा ना, तो x कोऑर्डिनेट हमने कितना निकाला 5 सेंटीमीटर, कॉमा y कोऑर्डिनेट कितना निकाला 5√3 सेंटीमीटर, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों कोऑर्डिनेट ही हमारे क्या रहते हैं, पॉजिटिव रहेंगे। तो इस तरह हमारा x और y कोऑर्डिनेट निकल कर आ गया है। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं, ध्यान देना। ऐसा एक सवाल और है, ये क्वेश्चन देखें क्या है, ड्रॉ इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट एज शोन इन फिगर। ये ऑब्जेक्ट हमारे पास में, इसका इमेज ड्रॉ करना है। हमें पता है मिरर से अगर ऑब्जेक्ट वाला लाइन 45 डिग्री पर है तो मिरर से इमेज वाला लाइन भी कहाँ होगा 45, यानी अगर ऑब्जेक्ट एक्स एक्सिस पर है तो इमेज हमारा कहाँ पर बनेगा, वाई एक्सिस पे बनेगा। और ये ऑब्जेक्ट है, कैसे ड्रॉ करेंगे, यहाँ से ऑब्जेक्ट के टेल से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना, ऑब्जेक्ट के हेड से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना, डायग्राम अच्छे से बनाना, तो अपने आप जो साइज ऑब्जेक्ट का वही साइज हमारे इमेज का बनेगा और ऐसा कुछ डायग्राम हमारा बनकर आ जाएगा। ठीक है ना, क्यों, क्योंकि अगर ऑब्जेक्ट मिरर एक्स एक्सिस पर है 45 डिग्री पे तो इमेज वाला लाइन भी मिरर से कितने पर रहेगा 45, यानी अगर मिरर एक्स एक्सिस पर, सॉरी ऑब्जेक्ट एक्स एक्सिस पर है तो इमेज कहाँ बनेगा, वाई एक्सिस पर बनने वाला है। अब आगे बढ़े, अगला ये क्वेश्चन है, देखना, ड्रॉ एन इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट एज शोन इन फिगर। हमें ड्रॉ करना है इमेज। देखो ऑब्जेक्ट वाला लाइन मिरर से अगर 60 डिग्री पर है तो इमेज वाला लाइन भी मिरर से कितने पर होगा 60, और यहाँ से 60 आएगा वाई के इधर, यानी ये एंगल कितना 60। अब ड्रॉ करना है ना तो ऑब्जेक्ट से ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देना, इमेज से ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना, फिर हमारा इमेज यहाँ ऐसे बनकर आ जाएगा। ठीक है ना, हमारा इमेज ऐसा कुछ बनकर आ जाएगा सेम लेंथ का। ठीक है ना, तो ऐसे इमेज का डायग्राम मैं बना दे सकता हूँ। अब आगे बढ़े, देखिए, हाँ एंगल ऑफ डेविएशन का शायद मैं फार्मूला बता चुका हूँ, पर यहाँ एक दो चीजें एक्स्ट्रा है वो भी देख लेते हैं फटाफट। अगर तुम्हें याद हो ना, एंगल ऑफ डेविएशन का फार्मूला मैंने बताया था 180 माइनस 2i। एंगल ऑफ डेविएशन का फार्मूला क्या बताया 180 माइनस 2i। तो ये डेल्टा वर्सेस आई का ग्राफ भी बता चुका हूँ। डेल्टा और आई का ग्राफ हमारा शायद स्ट्रेट लाइन ग्राफ ऐसा कुछ बनकर आया था। ठीक है ना, अब हमें एंगल ऑफ डेविएशन निकालना है नॉर्मल इंसिडेंस के केस में और ग्रेजिंग इंसिडेंस के केस में। एक बार फटाफट जल्दी से देख लेते हैं, वैसे मैं बता चुका हूं। अगर मैं बात करूं, ये हमारे पास में प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर में नॉर्मल इंसिडेंस में बनाओ तो प्लेन मिरर में नॉर्मल इंसिडेंस कैसा होता है, मिरर के परपेंडिकुलर एक इंसिडेंट होगा, यानी यही इंसिडेंट रे भी होगा, यही नॉर्मल होगा। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना 0, एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 0, तो रे जिस पाथ पर आया था उसी पाथ पे रिट्रेस करके वापस चला गया। मैं कहूँ जरा बताना इस केस में एंगल ऑफ डेविएशन कितना, तुम कहोगे सर अगर आई 0 है तो एंगल ऑफ डेविएशन कितना 180 डिग्री। वैसे मैं बिना फार्मूले के भी सोच सकता हूँ, कैसे, रे आया डाउनवर्ड डायरेक्शन में, जा रहा अपवर्ड डायरेक्शन में, कितना बेंड हुआ, तो तुम कहोगे सर पूरा हमारा कितना एंगल बेंड होगा 180 डिग्री का एंगल हमारा रे बेंड होकर आ जाएगा। इसी तरह ग्रेजिंग इंसिडेंस अगर तुम्हें याद हो, मैंने कहा था ये सिर्फ और सिर्फ कॉन्वेक्स मिरर में पॉसिबल है। और ग्रेजिंग इंसिडेंस में अगर मुझे बनाना है ना, तो अगर मैं ऐसे एक रे इंसिडेंट करवा दूं तो तुम कहोगे सर यहाँ नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा। नॉर्मल कहाँ से पास करता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। एंगल ऑफ इंसिडेंस हमारा कितना हो गया
90, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कितना बनकर आएगा, ये सब पढ़ चुके हैं पिछले क्लास में। 90, तो एंगल ऑफ डेविएशन कितना, आई को वहां 90 रखो तो हमारा एंगल ऑफ डेविएशन कितना आ जाएगा, 0। और वैसे दिख भी रहा मुझे, रे बिना डेविएट किए हुए आगे निकल जाता है, यानी नॉर्मल इंसिडेंस के केस में एंगल ऑफ डेविएशन मैक्सिमम होता है, ग्रेजिंग इंसिडेंस के केस में एंगल ऑफ डेविएशन हमारा क्या रहता है, मिनिमम रहेगा। ये बातें लगभग मैं बता चुका हूं, पर एक बार रिपीट कर दिया हूं ताकि रिवाइज हो जाए, ठीक है ना, इसलिए फास्ट मैंने बताया, इसमें टाइम वेस्ट नहीं किया है। आगे बढ़े, मैं कुछ एक आध सवाल देता हूं, उसमें मुझे क्या कैलकुलेट करना है, एंगल ऑफ डेविएशन कैलकुलेट करना। पहला सवाल मैं दे रहा हूं, ध्यान देना। ये हमारे पास में प्लेन मिरर है, इस प्लेन मिरर पर मैंने एक ये इंसिडेंट रे भेजा, और ये एंगल मैंने तुम लोगों को दे रखा है 30 डिग्री। मैंने पूछा क्या है, एंगल ऑफ डेविएशन। अच्छा, एंगल ऑफ डेविएशन का क्या फार्मूला पढ़ा है, तुम कहोगे सर हमने तो रटा है फार्मूला। एंगल ऑफ डेविएशन का फार्मूला होता है 180 माइनस 2i। आई क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। अच्छा बताना, एंगल ऑफ इंसिडेंस किस किस के बीच का एंगल है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल। तो अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस निकालना है तो नॉर्मल ड्रॉ कर लो, इंसिडेंट रे ड्रॉ कर लो। ये इंसिडेंट रे तो है, अब इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे मैंने क्या ड्रॉ कर दिया, नॉर्मल। ये एंगल हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा। अगर ये 30, तो आई का वैल्यू कितना बनकर आ जाएगा, 60। और आई को अगर मैं यहाँ 60 रखूं तो क्या बनकर आएगा, तो 180 माइनस 120, यानी फाइनली एंगल ऑफ डेविएशन हमारा बनकर आ जाएगा 60 डिग्री। तो इस तरह से एंगल ऑफ डेविएशन हम लोग निकाल सकते हैं। चलो एक सवाल मैं और देता हूं। ये हमारे पास में प्लेन मिरर है, इस प्लेन मिरर पे मैंने एक रे इंसिडेंट करवा दिया। ये जो रे हमारा है ना, मुझे ये एंगल दिया गया है 30 डिग्री। तुम कहोगे सर ये इस बार तो एंगल ऑफ इंसिडेंट डायरेक्टली दे दिया ना, और एंगल ऑफ इंसिडेंट डायरेक्टली पता हो तो एंगल ऑफ डेविएशन का फार्मूला 180 डिग्री माइनस का 2i। आई का वैल्यू अगर 30 पुट करो ये हो जाएगा 60। 180 डिग्री माइनस 60 कितना आएगा, एंगल ऑफ डेविएशन 120 डिग्री बनकर आ गया। तो कभी भी सिंगल रिफ्लेक्शन हो, एक बार ही रिफ्लेक्शन हो रहा हो ना, और उसमें एंगल ऑफ डेविएशन पूछा जाए तो फार्मूला हम लोग क्या यूज करते हैं, 180 डिग्री माइनस 2i। और सिंगल रिफ्लेक्शन के लिए ऐसे छोटे छोटे सवाल हम लोग ट्राई कर सकते हैं। मल्टीपल रिफ्लेक्शन में भी आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे, जब एक से ज्यादा बार रिफ्लेक्शन हो रहा हो तो एंगल ऑफ डेविएशन कैसे कैलकुलेट किया जाएगा उसको भी आगे डिस्कस करना है। देखो अगला हेडिंग ही वही हमारा जो भी मैंने कहा था। अभी तक हमने क्या पढ़ा है, एंगल ऑफ डेविएशन निकालना सीखा था सिंगल रिफ्लेक्शन के लिए। अब अगर मल्टीपल रिफ्लेक्शन हो रहा हो ना, तो एंगल ऑफ डेविएशन हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, इस बात को जरा हमें ध्यान देना है। ध्यान देना, जैसे मैं कहूं, मान लिया हमारे पास में दो प्लेन मिरर M1 M2 है। पहला प्लेन मिरर M1, दूसरा प्लेन मिरर M2। ये दोनों प्लेन मिरर कुछ इस तरह से इंक्लाइन किए गए हैं। इस पर मान लो मैंने एक M1 मिरर पर एक रे इंसिडेंट करवाया, ये रे यहाँ से फर्स्ट रिफ्लेक्शन करके कहाँ जाएगा, M2 मिरर पे जाएगा। M2 मिरर से रिफ्लेक्शन करके मान लिया ऐसे M1 पे दोबारा आया, M1 से रिफ्लेक्शन करके मान लिया ऐसा रे हमारा फाइनली बाहर निकल कर। ऐसे रे हमारा मल्टीपल रिफ्लेक्शन कर सकता है, दो रिफ्लेक्शन या दो से ज्यादा रिफ्लेक्शन भी कर सकता है। और जितनी बार रिफ्लेक्शन होगा उतनी बार हमारा रे बेंट होगा, यानी उतनी बार क्या होगा, डेविएशन होगा। और जो टोटल नंबर ऑफ डेविएशन होता है, निट डेविएशन होगा ना, वो सारे इंडिविजुअल रिफ्लेक्शन के डेविएशन के अरिथमेटिक सम के इक्वल होगा। अच्छा, अरिथमेटिक सम का मतलब क्या, मान लिया फर्स्ट रिफ्लेक्शन एंटी क्लॉकवाइज हुआ, सेकंड रिफ्लेक्शन क्लॉकवाइज हुआ। फर्स्ट रिफ्लेक्शन में मान लिया रे हमारा एंटी क्लॉकवाइज मुड़ा, सेकंड में क्लॉकवाइज मुड़ा, थर्ड में भी क्लॉकवाइज मुड़ा। तो जब हम लोग नेट डेविएशन निकालेंगे ना, तो किसी एक क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव ले लेंगे। अगर मान लिया क्लॉकवाइज डेविएशन को पॉजिटिव लिया तो एंटी क्लॉकवाइज को कैसे रखेंगे, नेगेटिव रखेंगे। इससे हमें क्या पता चला है, जब भी मल्टीपल रिफ्लेक्शन हो नेट डेविएशन हमारा किसके इक्वल रहता है, मल्टीपल रिफ्लेक्शन में नेट डेविएशन हमारा सारे इंडिविजुअल रिफ्लेक्शन के डेविएशन का अरिथमेटिक सम होगा। अच्छा, अरिथमेटिक सम का मतलब क्या है, किसी एक क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज में किसी एक डेविएशन को हम लोग पॉजिटिव मानेंगे एंगल ऑफ डेविएशन को, और दूसरे को क्या मानेंगे, नेगेटिव। तो मैं क्या कह रहा हूं, मल्टीपल रिफ्लेक्शन में नेट डेविएशन will be arithmetic sum of
इंडिविजुअल डेविएशन, इंडिविजुअल एंगल ऑफ डेविएशन, दैट इज नेट डेविएशन जो है ना वो इक्वल होगा डेल्टा वन प्लस डेल्टा टू प्लस डेल्टा थ्री। ऐसे जितनी बार भी रिफ्लेक्शन हो, हर रिफ्लेक्शन के एंगल ऑफ डेविएशन को हम लोग ऐड करते हुए चलेंगे तो हमारा नेट डेविएशन निकल कर आ जाता है। आगे बढ़ें। अब इसमें एक न्यूमेरिकल आराम आराम से न्यूमेरिकल देते हैं, सब बिल्कुल आराम आराम से देखना क्या पूछा है। फाइंड नेट एंगल ऑफ डेविएशन आफ्टर टू रिफ्लेक्शन, दो रिफ्लेक्शन के बाद में हमें नेट एंगल ऑफ डेविएशन कैलकुलेट करना है। देखो मैं करा दूं, ये एक इंसिडेंट रे है जो M1 मिरर पे इंसिडेंट करता है। नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल 30 दिया है, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस हमें बेसिकली कितना दिया, 30 डिग्री। देखते रहना। तुम कहोगे सर नॉर्मल के एक साइड अगर इंसिडेंट रे है तो नॉर्मल के दूसरी साइड क्या रहेगा, रिफ्लेक्टेड रे रहेगा। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंट 30 है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कितना, 30। और ये अगर 30 है तो मिरर के साथ हमारा रिफ्लेक्टेड रे कितना एंगल बनाएगा, 60 डिग्री एंगल बना रहा होगा। अब सवाल ये उठा, देखते रहना। अच्छा ये 50 डिग्री, ये 60 डिग्री, तो 50 प्लस 60 कितना होता है, 110। और अगर 110 है तो ये एंगल हमारा कितना बनेगा, 70 डिग्री, क्योंकि ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180। अब मुझे यहाँ नॉर्मल ड्रॉ करना रिफ्लेक्शन के लिए ना, तो मन में आया चलो नॉर्मल मैं ऐसे ड्रॉ कर दूँ। अच्छा ऐसे नॉर्मल जैसे ड्रॉ करूंगा ना तो नॉर्मल मिरर से कितना एंगल बनाता, 90। क्या वो एंगल 90 हो सकता, नहीं सर बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये पूरा एंगल अगर 70 है तो ये इतना 90 हो सकता है क्या, नहीं। यानी मैंने एंगल जो नॉर्मल ड्रॉ किया है वो नॉर्मल हमारा ज्योमेट्रिकली क्या है, गलत। अगर मैं नॉर्मल सही सही से ड्रॉ करूँ ना तो नॉर्मल ऐसा कुछ बनकर आएगा। अब ये पूरा एंगल हमारा कितना हो सकता है, 90। देखते रहना। अच्छा अगर ये 70 है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा ना सेकंड रिफ्रैक्शन के लिए, तो कितना बनेगा, 20। और अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस हमें 20 दिख रहा है ना तो रिफ्लेक्टेड रे इधर से जाएगा और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कितना हो जाएगा, 20। हमसे पूछा है जब दो बार रिफ्लेक्शन हुआ तो दूसरे दो बार के रिफ्लेक्शन में एंगल ऑफ डेविएशन बताओ। देखो यहाँ से M1 से फर्स्ट रिफ्लेक्शन, M2 से सेकंड रिफ्लेक्शन, नेट एंगल ऑफ डेविएशन हमें कैलकुलेट करना है। देखते रहना। फर्स्ट हम लोग निकालते हैं। तो फर्स्ट रिफ्लेक्शन से पहले रे एक्चुअल में आगे ऐसे स्ट्रेट पाथ पे जा रहा था, पर इधर ना गया, रे बेंड हुआ। और रे जो भी एंगल बेंड होता है उसी को हम लोग क्या नाम देते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन, यानी डेल्टा वन। सेकंड रिफ्लेक्शन से पहले रे हमारा आगे ऐसे स्ट्रेट पाथ पे जा रहा था, पर रिफ्लेक्शन में रे बेंड हो गए, ऐसे किसी पाथ पर गया, हमारा एंगल ऑफ डेविएशन हो गया डेल्टा टू। और रे डायग्राम बनाकर मैंने देखा कि डेल्टा वन भी हमारा क्लॉकवाइज है, डेल्टा टू भी हमारा क्लॉकवाइज है, तो नेट एंगल ऑफ डेविएशन अगर दोनों क्लॉकवाइज हैं तो ऐड होंगे। पहले डेल्टा वन निकाल लो और डेल्टा टू। डेल्टा वन एंगल ऑफ डेविएशन का किसी भी रिफ्लेक्शन के लिए क्या फार्मूला है, 180 माइनस 2i। और i क्या है, जिस रिफ्लेक्शन का एंगल ऑफ डेविएशन निकालना उसी रिफ्लेक्शन का एंगल ऑफ इंसिडेंस है। 180 माइनस 2i, आई देखो यहाँ 32 या 60, तो डेल्टा वन फर्स्ट एंगल ऑफ डेविएशन हमारा बनकर आ जाएगा 120 डिग्री, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, तो तुम कहोगे सर क्लॉकवाइज। इसी तरह अगर मैं सेकंड रिफ्लेक्शन के लिए एंगल ऑफ डेविएशन पूछूं तो किसी भी रिफ्लेक्शन के लिए एंगल ऑफ डेविएशन का फार्मूला कितना है, 180 डिग्री माइनस का 2i, लाकर यहाँ वैल्यू पुट करें। अच्छा सेकंड रिफ्लेक्शन के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है, 20, तो 180 माइनस 40 कितना, 140 डिग्री। और डायग्राम देख के मुझे लग रहा है ये भी कैसा है, क्लॉकवाइज। तो डेल्टा वन डेल्टा टू दोनों क्लॉकवाइज है, तो नेट एंगल ऑफ डेविएशन क्या होगा, डेल्टा वन प्लस डेल्टा टू, और दोनों क्लॉकवाइज है तो ऐड होंगे, यानी 120 प्लस 140 कितना बन जाएगा, 260 डिग्री क्लॉकवाइज, यानी नेट। अच्छा नेट एंगल ऑफ डेविएशन बेसिकली है क्या, जो स्टार्टिंग का इंसिडेंट रे है और जो फाइनली रिफ्लेक्टेड रे है ना, इन दोनों रे के बीच का एंगल अगर मैं निकालूं तो वह एंगल हमारा एक्चुअल में कितना बनकर आ रहा होगा, 260 डिग्री। यानी एक्चुअल में हमारा रे दो रिफ्लेक्शन के बाद में कितना एंगल बेंड हो चुका होगा, पहली बार 120 डिग्री, दूसरी बार भी क्लॉकवाइज 120 डिग्री, तो नेट एंगल ऑफ डेविएशन हमारा क्लॉकवाइज कितना बनकर आ गया है, 260 डिग्री बनकर आया। अब ध्यान देना, मैं एक फार्मूला भी बताना चाहता हूं जिससे हमारा काम थोड़ा आसान हो जाए। जब भी नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन 2 हो ना
तो एंगल ऑफ डेविएशन का एक डायरेक्टली मैं फार्मूला बता रहा हूँ। यानी अच्छा, 2 से ज्यादा बार अगर रिफ्लेक्शन होगा तब सवाल कैसे करेंगे, जैसे मैंने ये सवाल करके दिखाया, फर्स्ट रिफ्लेक्शन का एंगल ऑफ डेविएशन निकालेंगे, सेकंड का निकालेंगे, थर्ड का निकालेंगे, सभी का। पर अगर अक्सर सवालों में नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन 2 होंगे, और जब नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन 2 हो तो नेट एंगल ऑफ डेविएशन कैसे निकाला जाएगा, तो उसका मैं डायरेक्टली एक फार्मूला प्रूफ के साथ दिखा रहा हूँ। वैसे प्रूफ कैसे होगा, जैसे ये सवाल किया उसी तरह प्रूफ होगा, फिर भी मैं प्रूफ करके दिखा दे रहा हूँ, ध्यान देना। तो जरा ध्यान दो क्या लिखा है, फार्मूला फॉर एंगल ऑफ डेविएशन फॉर 2 रिफ्लेक्शन, यानी अगर नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन 2 हो ना, 2 प्लेन मिरर के बीच में 2 बार रिफ्लेक्शन हो रहा हो मैक्सिमम टू मैक्सिमम, तो जो फार्मूला मैं बताऊंगा तभी वैलिड है। अगर नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन 2 से ज्यादा हुए, 3 रिफ्लेक्शन 4 रिफ्लेक्शन हो गए, तो सवाल कैसे करना, जैसे हमने पिछला सवाल किया है, हर रिफ्लेक्शन का इंडिविजुअल तुम्हें क्या निकालना होगा, एंगल ऑफ डेविएशन, और सभी का देखना पड़ेगा कब क्लॉकवाइज है, कब एंटी क्लॉकवाइज है, और क्लॉकवाइज को पॉजिटिव ले लेंगे, एंटी क्लॉकवाइज डेविएशन को नेगेटिव लेंगे, इस तरह हमारा रिजल्टेंट डेविएशन निकल कर आ जाता है। पर अगर नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन 2 होना, तो मैं एक फार्मूला भी प्रूव करके दिखा सकता हूँ, ये फार्मूला हम लोग याद कर सकते हैं, आंसर थोड़ा फास्ट आएगा, देखते रहना, मैं फार्मूला बता रहा हूँ। मान लिया हमारे पास में 2 प्लेन मिरर M1 और M2 है, पहला प्लेन मिरर M1, ये दूसरा प्लेन मिरर हमारे पास में क्या है, M2। इन दोनों प्लेन मिरर के बीच का एंगल कितना है, थीटा। एक रे इंसिडेंट हुआ है, M1 मिरर पर एक रे इंसिडेंट हुआ है, इस रे का मुझे कुछ एंगल ऑफ इंसिडेंस दिया भी नहीं है, जैसे पिछला सवाल थोड़ा मैंने इजी करने के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस दे भी दिया था, मैंने सिर्फ दोनों प्लेन मिरर के बीच में नंबर ऑफ दोनों प्लेन मिरर के बीच में एंगल कितना गिवन दिया है, थीटा। यानी अगर मैं लिखना भी चाहूँ ये थीटा क्या है, तो तुम कहोगे सर थीटा हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस नहीं है, एंगल बिटवीन प्लेन मिरर है, दोनों प्लेन मिरर के बीच के एंगल को मैंने क्या नाम दिया, थीटा। मुझे एंगल ऑफ इंसिडेंस वगैरह कुछ भी नहीं पता है, तो मुझे नहीं पता, तो चलो मैंने अज्यूम कर लिया कि यहाँ नॉर्मल ड्रॉ किया, मैंने मान लिया एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना, आई। अच्छा, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कितना होगा, तुम कहोगे सर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी आई होगा, और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन अगर आई है तो ये एंगल कितना बनेगा, 90 माइनस आई। तुम कहोगे सर यहाँ से रिफ्लेक्शन करवाना है, सेकंड रिफ्लेक्शन नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, ये नॉर्मल आया, अगर ये नॉर्मल आ चुका है तो हमारा रिफ्लेक्टेड रे ऐसे कुछ निकल कर आएगा। अब नेट एंगल ऑफ डेविएशन निकालना है, तो हर इंडिविजुअल डेविएशन का हमें पता होना चाहिए एंगल ऑफ डेविएशन, देखते रहना। अच्छा, ये थीटा एंगल है, ये 90 माइनस आई, तो ये कितना, अगर ये एंगल थीटा, ये 90 माइनस आई, तो ये कितना, तो तुम कहोगे सर ट्राइंगल के तीनों एंगल का समेशन कितना होता है, 180, तो ये थीटा प्लस 90 प्लस ये कितना होना चाहिए, 180, यानी 180 में से इन दोनों को माइनस करो तो कितना आएगा, 180 माइनस 90, तो ये एंगल बनेगा 90 प्लस आई माइनस थीटा। अच्छा, अगर ये एंगल 90 प्लस आई माइनस थीटा आया है, नॉर्मल मिरर के साथ पूरा एंगल 90 बनाता है, तो सेकंड रिफ्लेक्शन का ये एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा कितना, 90 माइनस ये ना, और 90 माइनस ये करोगे तो बेसिकली एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना आ गया, थीटा माइनस आई, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कितना आया, थीटा माइनस आई। तुम कहोगे सर अगर नेट एंगल ऑफ डेविएशन बताना है ना, तो हर इंडिविजुअल डेविएशन को मुझे पता करना होगा। फर्स्ट एंगल ऑफ डेविएशन क्लॉकवाइज में मुझे ऐसे डेल्टा 1 दिखाई दे रहा है। अच्छा, मैं पूछूं फर्स्ट एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा 1 कितना होगा, तो तुम कहोगे सर 180 माइनस 2, इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस आई ही था, क्लॉकवाइज है तो क्लॉकवाइज मैंने बना दिया। ऐसे मैं कहूं जो हमारा सेकंड रिफ्लेक्शन हो रहा है ना, इसका एंगल ऑफ डेविएशन कितना होगा, तुम कहोगे सर ये भी क्लॉकवाइज में है, लेकिन फार्मूला कितना है, 180 माइनस 2 आई। अच्छा, इस केस में एंगल ऑफ इंसिडेंस आई नहीं, कितना है, थीटा माइनस आई, और है कैसा, क्लॉकवाइज। थोड़ा सा और अगर मैं ध्यान दूं, अच्छा मुझे नेट एंगल ऑफ डेविएशन निकालना है ना, नेट एंगल ऑफ डेविएशन का फार्मूला क्या होगा, अगर दोनों एंगल ऑफ डेविएशन क्लॉकवाइज हैं तो एंगल ऑफ डेविएशन को हम लोग क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो डेल्टा 1 आया था हमारा 180 डिग्री माइनस का 2i, डेल्टा 2 हमारा कितना आया है, प्लस 180 डिग्री माइनस का 2 थीटा माइनस आई। इसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखना, बना 180 डिग्री माइनस 2i प्लस 180 डिग्री माइनस 2 थीटा माइनस इंटू माइनस प्लस 2i माइनस 2i कट गया ना, तो देखो फाइनली एक प्यारा सा रिजल्ट बनकर आया है। जब नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन 2 हो तो नेट एंगल ऑफ डेविएशन का फार्मूला होता है 360 डिग्री माइनस का 2i
ये फार्मूला हम लोग आज के बाद में याद रखेंगे। क्या मैं कह रहा हूँ, जब कभी भी दो प्लेन मिरर के बीच में नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन 2 हो ना, तो नेट एंगल ऑफ डेविएशन का फार्मूला कितना होता है, 360 डिग्री माइनस का 2 थीटा। और थीटा हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस नहीं, थीटा हमारा दोनों प्लेन मिरर के बीच का डिस्टेंस है। और यहां से मैं क्या सीख पा रहा हूं, दो प्लेन मिरर के बीच के जो नेट एंगल ऑफ डेविएशन है फॉर टू रिफ्लेक्शन ना, वो एंगल ऑफ इंसिडेंस पे तो डिपेंड ही नहीं किया। एंगल ऑफ इंसिडेंस हमारा कुछ भी रहे, नेट एंगल ऑफ डेविएशन हमेशा क्या रहेगा, सेम। क्योंकि दो रिफ्लेक्शन के लिए नेट एंगल ऑफ डेविएशन हमारा किस पे डिपेंड करता है, एंगल बिटवीन द मिरर डिपेंड करेगा, ना कि एंगल ऑफ इंसिडेंस पे डिपेंड करेगा। मैं ये लाइन लिख भी सकता हूं, फॉर टू रिफ्लेक्शन, for two reflection net angle of deviation will not be depends at angle of will not be depends at angle of incidence, only depends at angle between the plane mirror। सिर्फ किस पे डिपेंड करेगा, प्लेन मिरर के बीच के एंगल पे डिपेंड करने वाला है नेट एंगल ऑफ डेविएशन हमारा, ठीक है ना। पर ये फार्मूला तभी वैलिड है जब नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन कितने हैं, 2। अगर नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन मोर देन 2 हो गया ना, तब फार्मूला हमारा ये वैलिड नहीं होगा। आगे बढ़े, देखिए अब जो फार्मूला पढ़ा है इस पे हम लोग एक दो सवाल करते हैं। देखो क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, फाइंड नेट एंगल ऑफ डेविएशन आफ्टर टू रिफ्लेक्शन। दो रिफ्लेक्शन के बाद में नेट एंगल ऑफ डेविएशन निकालना है। जैसे मैं पहला सवाल दे दूं, एक प्लेन मिरर M1 है, दूसरा प्लेन मिरर M2 है। इन दोनों मिरर के बीच का एंगल मान लिया 60 डिग्री है। एक रे इंसिडेंट हो रहा है M1 पे। नेट एंगल, दो रिफ्लेक्शन के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस देने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जब कभी भी नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन 2 हो ना, तो नेट एंगल ऑफ डेविएशन का डायरेक्टली फार्मूला हमने पढ़ा है 360 डिग्री माइनस का 2 थीटा। थीटा यहाँ कितना देखो 60 है ना, यही तो हमारा एंगल थीटा होगा दोनों प्लेन मिरर का, तो ये हो गया 120, ये फाइनली बनकर आ गया 240 डिग्री। तो जब कभी भी नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन 2 हो तो नेट एंगल ऑफ डेविएशन का फार्मूला मैं क्या यूज कर सकता हूँ, 360 डिग्री माइनस का 2 थीटा। यह एंगल ऑफ इंसिडेंस से इंडिपेंडेंट है। एक सवाल और कर ले फार्मूले की प्रैक्टिस के लिए। मान लिया हमारे पास में दो प्लेन मिरर M1 M2 एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। दो प्लेन मिरर M1 M2 हमें कैसे दिखाई दे रहे हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। M1 मिरर पे एक रे इंसिडेंट होता है। मैं तुम लोगों से पूछ रहा हूं, जरा बताना एंगल ऑफ डेविएशन। तुम कहोगे सर जब कभी भी मिरर आपस में परपेंडिकुलर हो ना, तो नेट एंगल ऑफ डेविएशन का फार्मूला होता है 360 डिग्री माइनस का 2 थीटा। वो रे के एंगल ऑफ इंसिडेंस पे डिपेंड नहीं करता। थीटा हमारा कितना है 90, परपेंडिकुलर है ना, तो फाइनली बन गया 360 डिग्री माइनस 180 डिग्री। तो नेट एंगल ऑफ डेविएशन फाइनली निकल कर आया है 180 डिग्री, ठीक है। इस तरह जब भी नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन 2 हो तो नेट एंगल ऑफ डेविएशन निकालने के लिए मैं डायरेक्टली फार्मूला यूज कर सकता हूँ 360 डिग्री माइनस का 2 थीटा। थीटा क्या है, तो थीटा हमारा एंगल बिटवीन द मिरर है। जैसे इस केस में दोनों मिरर परपेंडिकुलर थे, तो एंगल बिटवीन द मिरर कितना बनकर आ गया था 90 डिग्री। आगे बढ़े, देखिए अगला ये सवाल है, फाइंड नेट एंगल ऑफ डेविएशन। अच्छा ये सवाल सेम करवा चुका हूँ ना, परपेंडिकुलर है तो अभी वाला ये वाला सवाल किया ना, कितना आया था 180 डिग्री। सेम क्वेश्चन कर लिया है। अगला ये सवाल है, क्वेश्चन लिखें, आराम आराम से रीड करते हैं और क्वेश्चन ट्राई करते हैं, ध्यान देना। क्या सवाल है, फाइंड फर्स्ट पार्ट है एंगल बिटवीन प्लेन मिरर। हमें एंगल बिटवीन प्लेन मिरर के बीच का एंगल निकालना है। इफ रे विल इंसिडेंट पैरेलल टू M2 एट M1, यानी इतना आइडिया लगाना कि हमारे पास में मिरर भी कितने हैं, दो। हमारे पास में दो प्लेन मिरर M1 और M2 है। आराम आराम से क्वेश्चन करते हैं। कह रहा दो प्लेन मिरर M1 और M2 है, इन दोनों प्लेन मिरर के बीच का एंगल कैलकुलेट करो। मैंने मान लिया एंगल कितना है थीटा।
अब क्या कह रहा है, इफ रे विल इंसिडेंट एट पैरेलल टू M2 एट M1, यानी कह रहा है ना जो रे हमारा इंसिडेंट हुआ है वो M2 के पैरेलल और M1 पर इंसिडेंट हुआ, ऐसा कोई रे, ये इंसिडेंट रे है। तो हमें क्या निकालना है, एंगल बिटवीन द मिरर। और आगे भी कुछ कहा हुआ है, एंड आफ्टर रिफ्लेक्शन थ्रू M2, और किससे रिफ्लेक्शन के बाद में बात कर रहा है, कह रहा M2 से रिफ्लेक्शन के बाद। अच्छा पहला रिफ्लेक्शन तो पहले M1 से कराओ फिर M2 पर पहुंचाओ, तो जब M2 से रिफ्लेक्शन होगा तब आगे वाला लाइन में पढ़ूंगा, पहले यहां से रिफ्लेक्शन करवाऊं। तुम कहोगे सर अगर रिफ्लेक्शन करना है नॉर्मल ड्रॉ करिए, ये हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा ना, पर जरा ध्यान देना इंसिडेंट रे अगर M2 के पैरेलल है, ये एंगल थीटा, तो ये भी करस्पॉन्डिंग एंगल कितना हो जाएगा, थीटा, और ये एंगल थीटा, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना, 90 माइनस थीटा। नॉर्मल के एक साइड इंसिडेंट रे है तो नॉर्मल को दूसरी साइड क्या आएगा, रिफ्लेक्टेड रे। एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर 90 माइनस थीटा तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कितना, 90 माइनस थीटा, तो ये एंगल भी कितना, थीटा। और आज के बाद हम लोग याद भी कर लेते हैं डायरेक्टली, क्या इंसिडेंट रे मिरर के साथ जितना एंगल बनाता है ना, रिफ्लेक्टेड रे मिरर के साथ सेम एंगल बनाता है, यानी ये एंगल थीटा था तो ये भी कितना आएगा, थीटा। अब देखो, अब रे हमारा कहां पहुंच गया, M2 मिरर पे, M2 पे पहुंचा, रिफ्लेक्शन करवाना है तो क्या ड्रॉ करना पड़ेगा, नॉर्मल, और मैंने नॉर्मल ड्रॉ कर दिया। अब रिफ्लेक्शन के लिए वो बातें क्या कह रहा है, ध्यान देना, आफ्टर रिफ्लेक्शन थ्रू M2 रे विल बिकम पैरेलल टू M1, क्या कह रहा है, M2 से रिफ्लेक्शन के बाद में रे M1 के क्या हो जाता है, पैरेलल, यानी ये जो फाइनली रिफ्लेक्टेड रे आया वो किसके पैरेलल है, M1 के। अब जरा ध्यान देना, अगर ये रिफ्लेक्टेड रे M1 के पैरेलल है, ये एंगल थीटा, तो ये भी कितना, थीटा, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ये कितना बन जाएगा, 90 माइनस थीटा। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 90 माइनस थीटा, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना, 90 माइनस थीटा, तो मिरर के साथ कितना एंगल बनाएगा, थीटा। तुम कहोगे सर अभी आपने कहा था, ये याद कर लो क्या, कि रिफ्लेक्टेड रे मिरर के साथ जितना एंगल बनाएगा इंसिडेंट रे भी मिरर के साथ में सेम एंगल बनाता है। हमें बेसिकली ये थीटा निकालना था। अब अगर ध्यान से जरा देखें ना, ये नीचे एक ट्राइंगल बन रहा है और ट्राइंगल के तीनों एंगल का समेशन कितना, 180, तो थीटा प्लस थीटा, यानी 3 थीटा हमारे ट्राइंगल के तीन एंगल इंटरनल एंगल हैं, इनका समेशन 180 होना चाहिए। यानी इस सवाल में एंगल बिटवीन द मिरर हमारा कितना बनकर आ गया है, 60 डिग्री। ठीक है। अच्छा दूसरा क्या पूछा है, नेट एंगल ऑफ डेविएशन, कितने नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन है, 2, और जब कभी भी नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन 2 हो तो नेट एंगल ऑफ डेविएशन का डायरेक्टली फार्मूला हमने याद कर रखा है, कितना, 360 डिग्री माइनस का 2 थीटा। थीटा को यहाँ 60 ला के पुट करो, देखो तो 360 माइनस 2 इंटू 60 क्या बन जाएगा, 360 माइनस 120, यानी नेट एंगल ऑफ डेविएशन हमारा आ जाएगा 240 डिग्री। इस तरह हमने एक ये छोटा सा सवाल था, ये क्वेश्चन हम लोग ट्राई कर चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे, देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन ये है, ध्यान देना, मुझे लग रहा है 2 क्वेश्चन और हो, 1 2, हाँ 2 क्वेश्चन और है बस। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 16, देखना क्या है ये अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन मैं रीड करता हूँ आराम आराम से। इंसिडेंट रे विल बी पैरेलल टू द M2 एट M1, यानी अभी भी वही, हमारे पास में कितने प्लेन मिरर हैं, 2, हमारे पास में 2 प्लेन मिरर M1 और M2 है, हमारे पास में 2 प्लेन मिरर M1 और M2 है। इंसिडेंट रे विल बी पैरेलल टू M2 एट M1, क्या कह रहा है, जो इंसिडेंट रे है ना वो M2 के पैरेलल है और M1 पर इंसिडेंट करता है। ठीक है। आफ्टर रिफ्लेक्शन थ्रू M2 से रिफ्लेक्शन के बारे में बात करा, पहले रिफ्लेक्शन M1 से करा लेते हैं, हमसे नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन वगैरह ये सब पूछा गया है। चलो दोनों प्लेन मिरर के बीच का एंगल नहीं दिया था, मैंने क्या मान लिया, थीटा। अच्छा अगर ये एंगल थीटा तो ये एंगल भी कितना आएगा, थीटा, और अभी इतना मेहनत से हमने रे डायग्राम बनाया था, हमारा रिफ्लेक्टेड रे ऐसा कुछ आएगा, और इंसिडेंट रे अगर मिरर के साथ थीटा एंगल बना रहा तो रिफ्लेक्टेड रे भी मिरर के साथ कितना एंगल बनाएगा, थीटा। अब ये रे हमारा फाइनली कहां पहुंच चुका, M2 पर, और M2 से रिफ्लेक्शन के बारे में क्या कहा था, आफ्टर रिफ्लेक्शन थ्रू M2 रे विल बी रिट्रेस इट्स पाथ बैक। अच्छा मैंने कहा है ना, जब कभी भी ये लाइन क्वेश्चन में यूज हो, रे विल बी रिट्रेस इट्स पाथ बैक, इसका मतलब कैसा इंसिडेंस होगा, नॉर्मल। अच्छा नॉर्मल इंसिडेंस कहां पे होना है,
M2 पे रिफ्लेक्शन के लिए होना है ना, यानी M2 पे जो रिफ्लेक्शन हुआ तो ये कैसा इंसिडेंस है, नॉर्मल, और नॉर्मल इंसिडेंस का मतलब है यही हमारा इंसिडेंट रे भी है, यही हमारा रिफ्लेक्टेड रे भी है, और अगर यही इंसिडेंस रे और रिफ्लेक्टेड रे दोनों है तो रे जाएगा टकराएगा, टकरा के सेम रास्ते वापस आएगा, यहाँ पहुंचा M1 पर, M1 से रिफ्लेक्शन करके दोबारा से सेम रास्ते वापस निकल कर आ जाएगा। ठीक है, थीटा एक तो पूछा होगा, नंबर, अच्छा नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन पूछा, पहला सवाल क्या पूछा, नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन। देखो सबसे पहले रे M1 पर पहुंचा, पहला रिफ्लेक्शन कहां से हुआ, M1 से, फर्स्ट रिफ्लेक्शन कहां से हुआ, M1 पे। इसके बाद रे M2 पर पहुंचा, M2 पर नॉर्मल इंसिडेंस होकर रिफ्लेक्शन हुआ, तो सेकंड रिफ्लेक्शन कहां से हुआ, M2 से। M2 से रिफ्लेक्ट होकर रे दोबारा से कहां पहुंचा, M1 पर, तो M1 से दोबारा रिफ्लेक्शन हुआ, नहीं थर्ड रिफ्लेक्शन कहां से हुआ, M1 पे, और रे फाइनली जिस रास्ते आया था उसी रास्ते वापस चला गया है। तो हमारा नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन कितने बने, तुम कहोगे सर नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन मुझे यहाँ 3 दिखाई दे रहा। आगे देखना जरा, एंगल बिटवीन प्लेन मिरर पूछा है ना, देखो एक एंगल थीटा, दूसरा एंगल ट्राइंगल का थीटा, तीसरा 90 है, ट्राइंगल के तीनों एंगल का समेशन कितना 180, तो थीटा प्लस 90 ये मिलके कितना एंगल बनाएंगे 180 डिग्री, तो 2 थीटा, ये 90 इधर आएगा, 180 माइनस 90 तो 90। फाइनली एंगल बिटवीन द मिरर हमारा बनकर आ गया कितना 45 डिग्री। अच्छा अगला क्या पूछा, नेट एंगल ऑफ डेविएशन ना, अच्छा नेट एंगल ऑफ डेविएशन का मतलब मैंने पहले भी बताया है। अच्छा यहाँ फार्मूला लगेगा कि नहीं, 360 माइनस 2 थीटा, नहीं, क्यों, क्योंकि यहाँ नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन कितने हैं 3, और जब भी नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन 2 से ज्यादा हो तो फार्मूला हमारा अप्लाई नहीं होता है। अब जरा बताना नेट एंगल ऑफ डेविएशन वैसे होता क्या है, तुम कहोगे सर नेट एंगल ऑफ डेविएशन कुछ भी नहीं, जो रे स्टार्टिंग में इंसिडेंट हुआ है और जो रे फाइनली रिफ्रैक्ट करके बाहर गया ना उनके बीच का एंगल, देखना इंसिडेंट रे आया नीचे की तरफ, रिफ्रैक्टेड रे जस्ट उसी के अपोजिट वापस गया, वैसे हमने पढ़ा ही है ना, जब कभी भी नॉर्मल इंसिडेंस हो तो नेट एंगल ऑफ डेविएशन कितना बन जाता है 180 डिग्री बनकर आएगा। तो ये हमारा नेट एंगल ऑफ डेविएशन निकल कर आ गया कितना 180 डिग्री। ठीक है ना, यहाँ पर वो फार्मूला 360 माइनस 2 थीटा अप्लीकेबल नहीं है क्योंकि नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन कितने हैं मोर देन 2। अगला क्वेश्चन, एक आखिरी क्वेश्चन है आज के लेक्चर का, ध्यान देना। देखो इफ द मिरर आर इंक्लाइंड एट एन एंगल थीटा, कह रहा मिरर के बीच का एंगल कितना है थीटा, देखते रहना। हमारे पास में दो प्लेन मिरर है, मान लिया पहला प्लेन मिरर M1, दूसरा प्लेन मिरर है हमारे पास में M2, दोनों प्लेन मिरर के बीच का एंगल कितना कह रहा थीटा। आगे लाइट रे इज इंसिडेंट पैरेलल टू वन ऑफ द मिरर, क्या कह रहा है, इंसिडेंट रे जो है ना एक मिरर के पैरेलल है, मान लिया इंसिडेंट रे M1 पर इंसिडेंट हुआ और M2 के क्या है पैरेलल है। आगे द रे विल स्टार्ट रिट्रेस इट्स पाथ आफ्टर थर्ड रिफ्लेक्शन, अच्छा बताना इस बार रिट्रेस करेगा किस किस रिफ्लेक्शन के बाद में रिट्रेस करवाना, थर्ड के बाद में, जरा बताना। यहाँ से फर्स्ट रिफ्लेक्शन होगा, अगर वो एंगल थीटा ये पैरेलल है तो ये भी एंगल कितना थीटा, रिफ्लेक्टेड रे आएगा तो ये एंगल हमारा कितना बन जाएगा थीटा। अच्छा यहाँ से सेकंड रिफ्लेक्शन होना है ना, अब मुझे ऐसा लग रहा है सेकंड रिफ्लेक्शन के बाद रे आगे नहीं जाएगा क्योंकि कौन सा रिफ्लेक्शन करवाना थर्ड, और थर्ड के बाद क्या सेकंड पे रिट्रेस करवाना है या थर्ड पे रिट्रेस करवाना है, थर्ड पे, तो सेकंड रिफ्लेक्शन M2 से होगा और M2 से रिफ्लेक्शन के बाद रे कहाँ पहुंचेगा M1 पर पहुंचेगा, और अगर थर्ड में रिफ्लेक्शन में हमने रिट्रेस करवाना है तो थर्ड में हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंट जीरो, यानी मिरर के कैसे इंसिडेंस होगा परपेंडिकुलर, और इसके बाद में रे जिस रास्ते आया फाइनली उसी रास्ते वापस निकल जाएगा। इसमें मैं सवाल ऐसे निकालना होगा, नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन निकालना। चलो सबसे पहले मुझसे क्या पूछा हुआ है, नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन। देखना फर्स्ट रिफ्लेक्शन तो हुआ M1 से, सेकंड रिफ्लेक्शन हुआ M2 से, थर्ड रिफ्लेक्शन दोबारा से हुआ M1, यहां से रे दोबारा M2 पहुंचा तो फोर्थ रिफ्लेक्शन M2, यहां से दोबारा M1 पर पहुंचेगा तो फिफ्थ रिफ्लेक्शन M1, और फाइनली बाहर आ जाएगा। तो नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन यहाँ कितने आ गए हैं। अब हमसे थीटा निकालना, थीटा निकालना, ध्यान देना सभी लोग देखना। अच्छा ये एंगल 90, ये भी कितना 90, मैं अगर डायग्राम बनाऊं तो ये 90 है, ये थीटा है, तो ये पूरा कितना बन जाएगा, ट्राइंगल के तीनों एंगल का समेशन 180, तुम कहोगे सर ये पूरा बनकर आ जाएगा ना 90 माइनस थीटा, क्योंकि तीनों को जोड़ने पर कितना आना चाहिए। और अगर थोड़ा प्यार से देखें यहाँ बीच में नॉर्मल आता तो ये I और R सेम है तो ये आधा आधा एंगल होगा, तो ये आधा कितना 45 माइनस थीटा बाई
ये अगर 45 माइनस थीटा बाई टू, तो ये कितना, तुम कहोगे सर ये हो जाएगा 90 माइनस 45 माइनस थीटा बाई टू, तो फाइनली ये कितना बन जाएगा, 90 माइनस 45 कितना, तो हो जाएगा 45 प्लस थीटा बाई टू। अब देखना, एक ट्राइंगल ये छोटा सा बना, एक एंगल थीटा, दूसरा 90 और तीसरा 45 प्लस थीटा बाई टू। एक एंगल है थीटा, दूसरा एंगल है 90, तीसरा एंगल है 45 प्लस थीटा बाई टू। इन तीनों का समेशन कितना होना चाहिए, थीटा प्लस थीटा बाई टू कितना हो जाएगा, 3 थीटा बाई टू ना, और 90 प्लस 45 135 इधर आएगा, माइनस का 135, तो 3 थीटा बाई टू कितना, फाइनली 45, 3 से कट करेंगे 15, यानी थीटा कितना निकल कर आ गया है 30 डिग्री। तो दोनों प्लेन मिरर के बीच का एंगल कितना बनकर आया है, थीटा यानी 30। इसके बाद नेट एंगल ऑफ डेविएशन पूछेगा। अच्छा, कभी भी रिट्रेस करे ना, नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन कितने हो, तो नेट एंगल ऑफ डेविएशन हमारा कितना बन जाता है, तो 180 डिग्री। वही सवाल था जो अभी किया था, पर यहाँ कुछ चीजें एक्स्ट्रा पूछी गई थी। तो इस लेक्चर में बेसिकली हमने क्या निकालना सीखा, एंगल ऑफ डेविएशन फॉर सिंगल रिफ्लेक्शन, फॉर टू रिफ्लेक्शन, फॉर मोर देन टू रिफ्लेक्शन भी निकालना सीखा है। ठीक है ना, इस तरह हमारा ये टॉपिक हो गया। अगली क्लास से हम लोग स्टार्ट करेंगे रोटेशन ऑफ प्लेन मिरर एंड इंसिडेंट रे, यानी अगर हम लोग प्लेन मिरर को या इंसिडेंट रे को रोटेट करेंगे ना, तो उससे रिफ्लेक्टेड रे हमारा कितना रोटेट होगा, उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, अगली क्लास से हम लोगों को ये स्टार्ट करना है। अभी तक हमने प्लेन मिरर में इतना कुछ डिस्कस हम लोगों ने कर लिया है। थैंक यू, अगली क्लास से ये टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ठीक है ना, ओके, थैंक यू।